नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों यहाँ पर हम प्रधानमंत्री सीरीज चला रहे हैं और प्रधानमंत्री सीरीज के अंतर्गत हम मुख्य प्रधानमंत्री जो है और उनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई है। इस संबंध में हम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल देख चुके हैं, उनके 2 वीडियो बने हैं मित्रों। उनके दोनों वीडियो आप जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है मित्रों। ठीक है मित्रों, आज हम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री का मैटर कम है, उनका हो जाएगा, और थोड़ी सी इंदिरा गांधी के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है मित्रों, तो आप शुरू से लेकर अंतिम समय तक वीडियो जरूर देखें। उसके बाद में यदि आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों तक भी इसको पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि उन लोगों को भी एक अच्छी जानकारी पॉलिटिकल साइंस के संबंध में मिल सके मित्रों। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं यहाँ पर एक प्लानिंग लेके आने वाला हूँ। प्लानिंग सिर्फ आपको पॉलिटिकल साइंस के प्रति जागृत करने की मित्रों, और बाकी कोई लालच मैं आपको नहीं देने वाला, ना ही मेरे पास में कुछ है ऐसा लालच देने का। लेकिन आपकी जिज्ञासा बढ़े, आप जिज्ञासावश पॉलिटिकल साइंस को सीखो, समझो, इसी उद्देश्य के साथ में वो प्लानिंग में बहुत जल्दी आपके सामने पेश करूंगा मित्रों। ठीक है, आज का मैटर हम शुरू करते हैं लाल बहादुर शास्त्री से। लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री, इनके कार्यकाल की बात करें मित्रों तो इनका कार्यकाल रहा था 1964 से 1966 तक। ठीक है, यानी कि ये कुल 20 महीने प्रधानमंत्री रहे थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। और इनके समय के बात करें कि इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, तो इनके कार्यकाल में कच्छ के रण को लेकर, कच्छ के रण का जो क्षेत्र था, कच्छ का रण क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1962 में क्या हुआ था मित्रों? युद्ध हुआ था, और इसमें भारत क्या रहा था? विजयी रहा था। ठीक है, ये 1962 का युद्ध किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुआ? तो वो प्रधानमंत्री थे हमारे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद में हम बात करें कि और क्या हुआ, तो राजभाषा अधिनियम 1963, ये 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के समय ही लागू हुआ था। ठीक है, इसके अंदर क्या है? सरकारी कामकाज में या सरकारी कार्यालयों में जो भी कार्य होता है वो अंग्रेजी भाषा में होगा। कौन सी भाषा में होगा मित्रों? अंग्रेजी भाषा में। तो ये राजभाषा अधिनियम सरकारी कार्यालयों में कौन सी भाषा काम में ली जाएगी उसके संबंध में प्रावधान करता है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था मित्रों, तब उसमें 10 साल के लिए ही अंग्रेजी को रखा गया था, और उसके बाद में संसद के ऊपर छोड़ दिया गया कि संसद निर्धारित करे कि भारत के कार्यालय जो है, सरकारी कार्यालय होंगे, उनमें किस भाषा में काम होगा। तो उसके बाद में संसद ने इस कार्य को और आगे के लिए बढ़ा दिया, इस भाषा को, और वर्तमान में भी हमारे सरकारी कार्यालयों में आप देखते हो अंग्रेजी भाषा में ही काम होता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। राजभाषा अधिनियम किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। सरकारी कार्यालयों में किस भाषा में काम होगा, इससे संबंधित है। और किसके समय में लागू हुआ था? तो वो साहब प्रधानमंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। और बात करें हम इनके संबंध में, तो 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ की मध्यस्थता से भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था मित्रों? आपको पता हो तो ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। किस किस के बीच में हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और किसकी मध्यस्थता से हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है, सोवियत संघ की मध्यस्थता से। इसके बाद में जैसे ही ताशकंद समझौता संपन्न हुआ, वो तो 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही
ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। ताशकंद में ही 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। आगे आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है मित्रों, जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ नोट करके, क्या लाल बहादुर शास्त्री पहले प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु विदेशी धरती पर हुई। कौन सी धरती पर? विदेश की धरती पर हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रथम प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु विदेशी धरती पर हुई, और लाल बहादुर शास्त्री प्रथम प्रधानमंत्री है जिनको मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद में भारत रत्न दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। लाल बहादुर शास्त्री के विषय में, लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 20 महीने का रहा, और इनके कार्यकाल की ये सब घटनाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इनके संबंध में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कहीं पर भी। आप यदि रेलवे के एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे से रीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे से आप कांस्टेबल का दे रहे हो, चाहे से आप किसी भी सेक्टर का एग्जाम दोगे मित्रों, उसी सेक्टर से मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप हर एग्जाम को यहाँ से पढ़ के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को आप क्रैक कर सको हर एग्जाम के अंदर। ऐसा मेरा उद्देश्य है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हमारा लाल बहादुर शास्त्री का विषय पूरा होता है। अब हम शुरू करेंगे इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, ऐसा हम जानते हैं। इंदिरा गांधी लगभग 16 साल तक प्रधानमंत्री रही थी। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 और 80 से 84 ये इनका कार्यकाल है, और लगभग ये 16 वर्षों तक प्राइम मिनिस्टर रही थी। ठीक है, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक और 1980 से 1984 तक, यानी कि कुल मिलाकर 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री रही। इनके कार्यकाल की मुख्य घटनाओं की बात करें तो एक वाद इनके कार्यकाल में आया था गोलकनाथ बनाम भारत संघ वाद 1967 गोलकनाथ बनाम भारत संघ वाद 1967 ये इंदिरा गांधी के समय का है। और इसमें क्या कहा गया था तो आपको ध्यान में रखना है मित्रों। यहाँ पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। आपको ध्यान में रखना है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, तो वो वाद होगा गोलकनाथ बनाम भारत संघ वाद। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। ठीक है, फिर ये जो सरकार थी इंदिरा गांधी सरकार, इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदलने के लिए इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 किया। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन 1971 किया, और इसके द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं, जो संविधान संशोधन किए जाते हैं, उनको विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कर दिया। किसको? संविधान संशोधन को। गोलकनाथ बनाम भारत संघ वाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी सरकार ने उस समय पर क्या किया, 24वां संविधान संशोधन 1971 किया। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को, जो गोलकनाथ वाद में दिया गया था, इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 किया। इसके द्वारा
सरकार ने क्या किया उस समय पर, जो संविधान संशोधन होते हैं उनको विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कर दिया। मित्रों, आप जानते होंगे आर्टिकल 13 इस बात का प्रावधान करता है कि यदि सरकार या संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जो संविधान के प्रतिकूल हो, मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल हो, संविधान के किसी भी प्रावधान का यदि उल्लंघन करता हो, तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। तो विधि शब्द में ये सब परिभाषा आती है। ये सब होते हुए सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने क्या किया, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संविधान संशोधन जो होता है उसको विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कर दिया, ताकि उसको न्यायपालिका में चुनौती ना दी जा सके और न्यायपालिका उसको अवैध घोषित नहीं कर सके। सरकार ने जो संविधान में संशोधन किया है, ठीक है। आपको यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर किया गया था। तो 24वां संविधान संशोधन 1971, और इसी 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा क्या किया गया था, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों को अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया, अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है मित्रों, यह आपको ध्यान में रखना है इंदिरा गांधी को लेकर कि ये क्या कार्य हुए, 24वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है और किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों को अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो आपको ध्यान में रखना है 24वां संविधान संशोधन 1971। इस प्रकार से आपको इंदिरा गांधी के ये दो विषय ध्यान में रखने, और आगे हम चर्चा करते हैं इंदिरा गांधी के विषय में तो क्या बातें हो सकती है। आपको पता है मित्रों, इंदिरा सरकार ने 1969 में क्या किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, 14 बैंकों का इंदिरा गांधी सरकार ने 1969 में राष्ट्रीयकरण किया था। मतलब जो 14 बैंक थे 1969 के समय पर बड़े प्राइवेट बैंक थे, उनका सरकार ने अपने अंडर में ले लिया, सरकारी अंडर में ले लिया कि ये सरकारी बैंक होंगे। उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, किसके हित में, पब्लिक के हित में, जनहित में सरकार ने ऐसा करने का वहां पर फैसला किया था, ऐसा सरकार का कहना था। ठीक है, फिर ये जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, तो इसको भी सरकार के इस फैसले को भी कवास जी रुस्तम करके थे, कवास जी रुस्तम कपूर बनाम भारत संघवाद 1970। भारत संघवाद 1970 ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या किया गया, कवास जी रुस्तम कपूर बनाम भारत संघवाद में ये जो 14 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, इनको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो 14 बैंकों का सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया है ये गलत है, और ये कहते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक घोषित कर दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब देखो इसके बाद में क्या होता है। इसके बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, 25वां संविधान संशोधन 1971 किया। 25वां संविधान संशोधन 1971 किया। ठीक है मित्रों, यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है। और इसके द्वारा क्या किया गया, इधर लिख देता हूं मैं, संविधान के जो अनुच्छेद है आर्टिकल 31, इसके अंदर नया आर्टिकल 31 क्लोज सी जोड़ दिया गया, क्लोज सी जोड़ दिया गया। आर्टिकल 31 में 31C नाम का एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया, और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि
नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए सरकार यदि कोई विधि बनाती है, सरकार यदि कोई विधि बनाती है और वो विधि संविधान के अनुच्छेद 14 या 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो भी वो विधि क्या हो गई, शून्य नहीं होगी, तो भी वो विधि शून्य नहीं होगी, अमान्य नहीं होगी। समझ में आ रही है मित्रों आपको यह बात? अच्छे से समझना है। मैं यहाँ पर क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपको समझना है। देखो फिर से देखो दोबारा से 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस राष्ट्रीयकरण को कवाजी रुस्तम कपूर बनाम भारत संघवाद 1970 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है वो असंवैधानिक है। सरकार इस प्रकार से निजी जो प्राइवेट बैंक है उनको अपने अंडर में नहीं ले सकती। तो फिर सरकार ने क्या किया कि इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 25वां संविधान संशोधन 1971 कर दिया और इसके द्वारा क्या किया गया, अनुच्छेद 31 जो हमारा था उसके अंदर 31C नाम का नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया और ये प्रावधान किया गया कि सरकार नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए उसके संबंध में कोई विधि बनाती है, कोई कानून बनाती है और वो कानून संविधान के अनुच्छेद 14 या 19 में दिए गए किसी मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो भी वो विधि अमान्य नहीं होगी, शून्य नहीं होगी। 31C में ये सब प्रावधान उस समय पर कर दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण संबंधित किस वाद में चुनौती दी गई, किस वाद में क्या निर्णय दिया गया और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं और क्या हुआ था 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया। उस समय पर इंदिरा सरकार ने जो राजा महाराजाओं को जो विशेष उपाधियां मिली हुई थी, विशेष उपाधियां व प्रिवी पर्स का मतलब होता है विशेषाधिकार। लिख देता हूं यहाँ पर विशेषाधिकार। प्रिवी पर्स आप नहीं समझ पाओगे तो मैं यहाँ पर विशेषाधिकार लिख देता हूं। ये जो विशेषाधिकार मिले हुए थे इनको क्या किया, समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। ये आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने राजा महाराजाओं को जो उपाधियां मिली हुई थी, जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, इनको क्या किया, समाप्त कर दिया। समाप्त क्यों कर दिया, समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, किसी को बड़ा छोटा नहीं समझा जाए, इसलिए सरकार ने राजा महाराजाओं की उपाधियों को जो अधिकार उनको मिला हुआ था उसको समाप्त कर दिया। फिर सरकार के इस फैसले को क्या किया गया, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ वाद में क्या किया गया, चुनौती दी गई 1970। ध्यान में रखना है, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ वाद 1970 में इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सरकार के इस फैसले को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार के इस फैसले को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि सरकार इस प्रकार से राजाओं को महाराजाओं को जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं उनको नहीं ले सकती। तो फिर सरकार ने क्या किया मित्रों, ध्यान में रखना है, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में 26वां संविधान संशोधन 1971 किया। 26वां संविधान संशोधन 1971 किया। ध्यान में रखना है, 1971 में 3 संविधान संशोधन हो गए, 24वां, 25वां और 26वां। 24वां किससे संबंधित है, 25वां किससे संबंधित है और 26वां किससे संबंधित है, यह आपको ध्यान में रखना है मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, विशेष अधिकार जो दिए गए थे उनको समाप्त कर दिया।
जो समाप्त किया गया उस कार्य को, सरकार के उस फैसले को माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघवाद 1970 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक घोषित करते हुए शून्य घोषित कर दिया। ठीक है, फिर सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में 26वां संविधान संशोधन 1971 किया। अब इसके द्वारा क्या किया गया, तो मैं इधर लिख देता हूं मित्रों आपके लिए क्या किया गया। संविधान में जो अनुच्छेद थे, कौन कौन से अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 291, अनुच्छेद 291 और 362, ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 291 और 362, इनमें जो इनको विशेष अधिकार मिले हुए थे, किनको, राजा महाराजाओं को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे उस प्रावधान को सरकार ने समाप्त कर दिया। यानी कि राजा महाराजाओं को जो विशेष अधिकार मिले हुए थे वो अनुच्छेद 291 और 362 में मिले हुए थे। तो सरकार ने 26वां संविधान संशोधन 1971 करके दोनों अनुच्छेदों को समाप्त कर दिया, 291 को और 362 को। किसके द्वारा, 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। ये अनुच्छेद किससे संबंधित थे, राजा महाराजाओं के विशेष अधिकार से संबंधित थे। ठीक है, और इसके साथ में क्या किया गया, तो इसके साथ में जो आर्टिकल था, कौन सा आर्टिकल, 363, इसके अंदर नया अनुच्छेद जोड़ दिया 363 का। ठीक है, मूल आर्टिकल यही है, इसी के अंदर 363 का जोड़ दिया गया 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। तो और इसमें क्या प्रावधान किया गया 363 क में कि 26वां संविधान संशोधन लागू होने से पूर्व, 26वां संविधान संशोधन लागू होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किसी राजा या उसके उत्तराधिकारी को कोई उपाधि दी गई है, तो वो क्या होगी, अमान्य होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, फिर से सुनो आप, शुरू से लेकर इस बोर्ड पे जो मैंने लिखा है उसको। मित्रों, पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ समझने की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, और पढ़ना भी गहराई से है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन ऊपर से नहीं आएंगे जो हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन गहराई से बनते हैं और पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन घूम के बनते हैं। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन सही से हल नहीं कर पाते हैं। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सही जानकारी पढ़ो, सही जगह से पढ़ो, किसी प्रकार की किसी भावना में बहकर किसी यहाँ वहाँ से कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं पढ़ो जिससे कि हमारा भविष्य खराब हो जाए। अगर हम किसी भावना में आकर किसी के यहाँ कुछ भी पढ़ लेते हैं कि यार देख लेते हैं, अच्छा वो है ऐसा है, तो मैं किसी बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको हमारा भविष्य देखकर चलना है। यदि हमको वैलिड जानकारी मिल रही है तो हमको वहीं से पढ़ना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, मैं आपको सिखाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या हुआ था, 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने राजा महाराजाओं की जो उपाधियाँ मिली हुई थी, जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, उनको समाप्त कर दिया। इसके बाद में माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस सरकार के इस फैसले को क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, शून्य घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में 26वां संविधान संशोधन 1971 किया गया। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया, अनुच्छेद 291 और 362 को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 291 और 362 राजा महाराजाओं के विशेषाधिकारों से संबंधित थे, तो दोनों को समाप्त कर दिया। वर्तमान में संविधान में 291 और 362 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, निरसन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, निरसन लिखा हुआ है संविधान में। तो निरसन का मतलब होता है समाप्त, कि इन अनुच्छेदों को क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और 363 अनुच्छेद जो था उसके अंदर नया अनुच्छेद 363 का जोड़ करके ये कह दिया गया, ये प्रावधान कर दिया गया कि 26वां संविधान संशोधन लागू होने से पूर्व राष्ट्रपति ने किसी राजा को या उसके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार की कोई उपाधि दी है, किसी प्रकार का कोई विशेष अधिकार दिया है, तो वो समाप्त माना जाएगा। वो समाप्त हो गया है इसी के साथ में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से
सरकार ने वहाँ पर ये सब कार्य किया, किसने? इंदिरा गांधी सरकार ने। ठीक है मित्रों, तो ये इंदिरा गांधी के संबंध में हमने थोड़ी सी चर्चा की है। लाल बहादुर शास्त्री का मैटर पूरा हो गया है। इंदिरा गांधी के विषय में थोड़ा मैटर ज़्यादा है, तो इंदिरा गांधी के विषय में ज़्यादा क्लास हो सकती है, 1-2 क्लास एक्स्ट्रा हो सकती है बजाय और प्रधानमंत्रियों से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये सब बातें समझ में आई होगी, और मैं बहुत जल्दी, ऐसा मेरा प्लानिंग है कि आपको मैं पॉलिटिकल साइंस में, विशेष तौर पर मैं राजनीति विज्ञान ही पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे को राजनीति विज्ञान पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है। मतलब मैं जितना समय पढ़ाई करता हूँ उसमें से अधिकतर समय मैं राजनीति विज्ञान को ही देता हूँ, और इसी उद्देश्य से मैंने ये चैनल शुरू किया था कि मैं जो सीख रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, जितना मैंने रिसर्च किया है पॉलिटिकल साइंस को लेकर, जितना मैंने समझा है, वो सब चीज़ें मैं आप तक प्रेषित करने का एक माध्यम ढूंढूं, और माध्यम मेरे को यही मिला। इसलिए मित्रों ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को जो मैंने सीखा है उसको मैं आप तक पहुंचा सकूं, इसी उद्देश्य से मैंने ये सिर्फ YouTube चैनल शुरू किया था मित्रों, और बाकी मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूं आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन चालू कर ले, और अपने मित्रों तक इसको पहुंचा दे, ताकि वो भी पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझ सके और जान सके। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।